नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग विलयन चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करेंगे और अगला टॉपिक जो हमारा है बेटा वो परासरण का है। परासरण यानी ऑस्मोसिस, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो हम लोग ऑस्मोसिस पे काम करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं। वास्तव में अगर हम झिल्लियों की बात करें तो बेटा 3 तरीके की झिल्लियाँ होती हैं। एक पारगम्य होती हैं। पारगम्य झिल्लियाँ बेटा ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जिनके आर पार विलेय और विलायक दोनों के अणु सरलतापूर्वक चले जाते हैं। दूसरे अपारगम्य होती हैं, ऐसी झिल्लियाँ जो अपने आर पार कुछ भी नहीं जाने देती। और तीसरी ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जिनको हम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। अंग्रेजी में इनको हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन? सबसे पहले परासरण जानने से पहले बेटा हम लोगों को जानना है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिससे हो करके केवल विलायक के अणु आर पार चले जाते हैं। ऐसी झिल्लियाँ जिनसे होकर के बेटा कौन सी चीज़ आर पार चली जाए? केवल विलायक के अणु आर पार चले जाते हैं। ऐसी झिल्ली को हम बेटा अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं, यानी वे झिल्लियाँ जिनसे होकर के केवल विलायक के अणु आर पार चले जाएं लेकिन विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती हैं। ऐसी झिल्लियों को बेटा हम अर्धपारगम्य झिल्लियों के नाम से जानते हैं। तो हमको काम बेटा है अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली ही परासरण से बेटा रिलेटेड होती है, यानी परासरण के लिए जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं बेटा कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती सामान्यतः जितनी कोशिका झिल्लियाँ होती हैं, कोशिका झिल्ली बेटा अर्धपारगम्य होती हैं। इसके साथ साथ जो बकरे का गॉल ब्लैडर होता है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ कृत्रिम झिल्लियाँ भी हैं। कृत्रिम झिल्लियाँ जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, यह एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसी के साथ साथ सेलुनाइट्रेट की बनी होती है, सेलुलोज नाइट्रेट की बनी झिल्ली होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियाँ होती हैं जो कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग परासरण देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परासरण आखिर होता कैसे है। आप लोगों ने देखा और बार बार देखा कि अगर हम किशमिश ले लें और किशमिश के इस तरह के सूखे हुए इन टुकड़ों को या किशमिश के इन दानों को हम क्या करें, इसमें पानी में यानी किसमें बेटा जल में अगर हम इसको डाल दें तो कुछ समय के पश्चात आप देख लेते हैं कि ये किशमिश फूल जाते हैं, इस तरह से राउंडेड शेप में आ जाते हैं। जो कि सिकुड़े हुए किशमिश होते थे, सिकुड़े हुए किशमिश जो थे वो फूल करके गोल हो जाते हैं। तो अब मन में सवाल ये उठना चाहिए कि वो गोल कैसे हो जाते हैं। तो गोल इस प्रकार से हो जाते हैं कि इसके अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। किशमिश के अंदर क्या होता है, झिल्ली को पार करके पानी अंदर चला जाता है और इस कारण से किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, अब परासरण की डिफिनीशंस देखते हैं बेटा। तो परासरण है क्या बेटा? जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। यानी परासरण क्या है? जो विलायक के अणु होते हैं, केवल विलायक के अणु, विलायक के अणुओं का कहाँ पर जाना बेटा? कम सांद्रता के विलयन से, यानी लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से किधर की ओर जाना है? हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ओर जाना है। और किसमें से होकर जाना है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाना है। यानी विलायक के अणु कहाँ से? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना क्या है?
परासरण है। परासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल फ्लो है, यानी इसके लिए हमको बाहर से कोई प्रोसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी अगर हम दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों को क्या करें, अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दें, तो जो विलायक के अणु होते हैं बेटा वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के किसकी ओर चले जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस प्रकार के बहाव को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब लेटेस्ट सी हम लोग देखते हैं बोर्ड पर ऑस्मोसिस के एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि व्हाई ऑस्मोसिस इज अकर, यानी ऑस्मोसिस क्यों होती है, क्यों पाई जाती है ऑस्मोसिस। तो आइए देखते हैं, हम दो कंटेनर ले रहे हैं बेटा, दो कंटेनर हमने लिया और इन दोनों कंटेनर को हमने एक नली के थ्रू जोड़ देना है। और दोनों कंटेनर में हमको करना क्या है, एक कंटेनर में हम भर देंगे बेटा विलयन, इसमें बेटा हम क्या करेंगे, विलयन भर देंगे, ठीक है। दूसरे कंटेनर में जब विलयन रहेगा बेटा तो विलयन में विलायक और विलेय दोनों चीज़ें होंगी, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। इसी तरीके से हम एक दूसरा कंटेनर लेते हैं बेटा और उस कंटेनर में हम भर देते हैं विलायक को सेम हाइट पे, सेम क्वांटिटी में, सेम टाइप के दोनों कंटेनर हैं, सेम क्वांटिटी में। इसके बीच में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, SPM, जिसको हम क्या कह देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है। हमने दो चीज़ें कर ली हैं बेटा, एक तरफ हमने विलयन भर दिया और एक तरफ हमने विलायक भर दिया। अब एकदम सिंपल सा परासरण की प्रक्रिया में बेटा क्या होगा, परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि विलायक के जो अणु हैं वो कम सांद्र, तो विलयन क्या होगा, सांद्र होगा, और विलायक क्या होगा, तनु होगा। यानी ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलायक के जो अणु हैं वो इस दिशा से इधर की ओर जाने लगेंगे। यानी इस बॉक्स से, विलायक वाले बॉक्स से जो विलायक है, यानी अगर हम ये मान लें कि विलायक वाटर है तो वाटर का फ्लो इस कंटेनर से इस कंटेनर की ओर अपने आप किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होने लगेगा और ये प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस हो जाएगी। अब लेकिन हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, क्यों ऐसा हुआ कि विलायक के अणु इधर से निकले और इधर से निकल करके स्वतः इधर आ गए, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, अपने आप आ गए। तो आइए देख लेते, थोड़ा सा दाब पे काम कर लेते हैं। इस पर भी अगर हम देखेंगे तो एक वायुमंडल का दाब जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पर लग रहा होगा, और इस पर भी अगर हम प्रेशर देखेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो बाहरी प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एक वायुमंडल के बराबर होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जो पीछे देखे थे उसमें देखिए, आप लोगों को पहले से पता था कि अगर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दे तो ऐसी स्थिति में उसके वाष्प दाब में लोअरिंग हो जाती है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते थे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। और इस ज़्यादा वेपर प्रेशर के कारण जब इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि ये जो इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस दिशा की ओर मूव करने लगेंगे और विलायक के अणु ईजिली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को चले जाएंगे, स्वतः जाने। और कब तक जाते रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों कंटेनर का, इसका और इसका दोनों का दाब बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगा। अब हम लोग यहीं से ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं क्या है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है बेटा, हमने क्या बताया कि इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है। तो हमको क्या करना है कि अगर इस ऑस्मोसिस को, इस परासरण को रोकना है तो हमको इसका और इसका दोनों का प्रेशर बराबर करना पड़ेगा।
बेटा बात को ध्यान से समझिए, ऑस्मोसिस क्यों हो रही थी? क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा था और इसका प्रेशर कम था। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से विलायक के जो मॉलिक्यूल थे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर जाने लगे थे। और यदि इस फ्लो को रोकना है, इस मूवमेंट को रोकना है, तो हमको क्या करना है? इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करना है, इस पर एक अतिरिक्त वाह्य दाब लगा देना है। और जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अतिरिक्त वाह्य दाब लगाएंगे वो अतिरिक्त वाह्य दाब बेटा परासरण दाब होगा, वही परासरण दाब। यानी हम अगर एक लाइन में चाहें तो बेटा ये कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया, और करना क्या है आपको? प्योर सॉल्वेंट लेना है, सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से अलग करना है, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ऐसी स्थिति में विलायक के अणुओं का इस तरफ का मूवमेंट रोकने के लिए, अर्थात सीधे वन लाइन में ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए किस पर? सॉल्यूशन पर लगाए गए एक्सटर्नल प्रेशर को, अतिरिक्त वाह्य दाब को हम क्या कह देंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसमें वन थाप के कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग देख लेंगे अभी थोड़ी से पार्ट में। तो इससे रिलेटेड कुछ वन थाप्स के रूल हैं, आइए देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो वन थाप ने क्या किया कि जो विलयनों का परासरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ नियम दिए और उनके सभी के सभी नियम गैसियस लॉ से मैच करते थे। गैसियस लॉ के अकॉर्डिंग कि उनके सारे नियम थे, तो चूंकि वो गैसियस लॉ से मैच करते थे इस कारण से वन थाप के गैसीय नियमों से संबंधित नियम भी इनको कहा जाने लगा। तो पहला क्या था उनका? बायल वन थाप नियम था। एक एक लाइन में देखेंगे, उन्होंने बताया बायल वन थाप नियम में क्या था। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बायल वन थाप नियम बायल वन थाप नियम तो क्या था? बहुत आसान है बेटा। उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब को बेटा पाई से लिखते हैं। तो किसी विलयन का परासरण दाब पाई किसके? उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता मतलब मोलर कंसंट्रेशन। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सांद्रता मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं बेटा हम सी से, देन क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल सी। अगर हम ये सोच लें कि जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर वी लीटर है, अगर कंसंट्रेशन हम कितना मान लें कि जो कंसंट्रेशन है यानी जिसको हम सांद्रता कहते हैं वो 1 मोल पर लीटर हो, तो ऐसी स्थिति में C इक्वल टू 1/V हो जाएगी। और इस वैल्यू को इसमें जब हम पुटअप करेंगे तो देन पाई प्रोपोर्शनल 1/V। इसको हटाने के लिए एक हम कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट लाएंगे और कांस्टेंट को जनरली हम K से लिख देते हैं। तो देन पाई इक्वल टू K इंटू 1/V। V को उठा के इधर ले जाएंगे तो देन पाई V इक्वल टू K, वेयर K इज ए कांस्टेंट। और ये होगा कब? स्थिर ताप पर। ये होगा बेटा स्थिर ताप पर, ठीक है। अब उसके बाद चार्ल्स वन थाप नियम देख लेते हैं। तो चार्ल्स वन थाप नियम क्या था बेटा? बहुत सिंपल सा वो भी है। चार्ल्स वन थाप नियम इस साइड में देख लेंगे बेटा हम लोग। चार्ल्स वन थाप नियम में उन्होंने क्या बताया कि स्थिर सांद्रता पर, अब इन्होंने क्या किया? कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया और क्या बताया कि स्थिर सांद्रता पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। वो भी कैसा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स टेम्परेचर। दैट मीन वी कैन राइट इट पाई प्रोपोर्शनल T। इसको फिर हटाएंगे, वही कांस्टेंट लाएंगे तो पाई इक्वल टू KT। देन इट आल्सो रिटेन इन सच फैशन पाई अपॉन T इक्वल टू K, वेयर K इज द कांस्टेंट। और ये कब होगा बेटा? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा
वन हाफ समीकरण, जिसको हम विलेन समीकरण भी कहेंगे। तो वन हाफ समीकरण को बेटा हम लोग 1 मिनट के अंदर सीख लेंगे। तो देखिएगा बेटा बहुत आसान है, इससे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं बेटा, तो हम लोग पहले देख लेंगे। वन हाफ समीकरण देखिए बहुत आसान है, हमारे पास 2 लॉ थे, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। एक नियम उन्होंने क्या बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस कंसंट्रेशन। देन हम इसको लिख लेते थे पाई प्रोपोर्शनल टू सी, और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, चार्ल्स वन हाफ, उसमें क्या था, पाई प्रोपोर्शनल टी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड बना देंगे। और हम लोग चले जाएंगे किससे, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे और समीकरण सेकेंड ले लेंगे। और अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में पाई का जगह थोड़ा सा पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी टी के। अब इसको हम लोग हटाएंगे, आर से एक नियतांक लगा देंगे, तो आर इक्वल पाई इक्वल टू हो जाएगा आर सी टी। अब करना क्या है आपको, पीछे वाली प्रक्रिया आधे मिनट में निपटा लेंगे बेटा। तो आधे मिनट में जब इस प्रक्रिया को निपटाएंगे तो चूंकि C इक्वल टू N अपान V, वेयर N इज द मोल ऑफ सॉल्यूट और V क्या है बेटा, आयतन है लीटर में। इसको जब हम उठा के इसमें पुटअप कर देंगे तो ये बन जाएगा पाई इक्वल टू NRT बाई वी को इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा पाई वी इक्वल टू NRT। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आपके पास 2 फार्मूले बेटा हो जाएंगे, एक फार्मूला हो जाएगा पाई वी इक्वल टू NRT और दूसरा फार्मूला हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT। ये 2 फार्मूले आपके हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेंगे बेटा, बहुत सरल सी बात है, आधे मिनट का काम है। वन हाफ समीकरण क्या था, कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत आसान है। हमारे पास बायल वन हाफ नियम है, पाई प्रोपोर्शनल सी होता है। चार्ल्स वन हाफ नियम है, पाई प्रोपोर्शनल टी होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल सी टी हो जाएगा। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जो कि गैस कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे विलियन कांस्टेंट कहेंगे। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT। और चूंकि C इक्वल टू N अपान V, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये सॉल्यूट के हैं, और ये वॉल्यूम है वो भी किसमें, लीटर में है। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो पाई इक्वल टू NRT बाई वी हो जाएगा। वी को उठा के इधर ले आइएगा तो पाई वी बराबर NRT हो जाएगा। एक फार्मूला आपका ये निकल आएगा और एक फार्मूला हमारा यहाँ से निकल आया था पाई इक्वल टू CRT। तो इस तरीके से 2 आपके फार्मूले हो जाएंगे। इन दोनों फार्मूलों का उपयोग न्यूमेरिकल पोर्शंस में कैसे करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को करना ये है बेटा कि इसको ध्यान से सीखना है और सीखने के साथ साथ आपको समझना भी है। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।